हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए आज 23 जनवरी जान लेते हैं क्या है आज के न्यूज़पेपर में खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट लैम्बास्ट असम गवर्नमेंट ओवर डिटेंशन सेंटर्स समन चीफ सेक्रेटरी। लिटरली फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। किसको? असम गवर्नमेंट को। असम गवर्नमेंट को किस चीज़ के लिए? ठीक है, क्योंकि असम गवर्नमेंट से एक इंफॉर्मेशन मांगी गई थी रिगार्डिंग फॉरेन नेशनल्स जो इलीगल तरीके से इंडिया में घुस आए थे। अंदाज़ा लगी गया होगा कहाँ से आए होंगे, बांग्लादेश से ऑफ कोर्स। तो उनके डिटेंशन को लेके एक एफिडेविट मांगा गया था, रीजंस पूछे गए थे। एफिडेविट तो दिया असम गवर्नमेंट ने, बट उसमें कुछ फाल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो कोट कर दी गई। उसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फटकार लगाई है पूरी की पूरी असम गवर्नमेंट को। एंड चीफ सेक्रेटरी को जो नेक्स्ट हियरिंग है उसमें प्रेजेंट रहने को कहा है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, इशू क्या हुआ था कि असम में एक जगह है बॉर्डर पे, मैतिया ट्रांजिट कैंप। ठीक है, एक ट्रांजिट कैंप असम गवर्नमेंट ने बना के रखा है, जहाँ पे क्या किया जाता है, जो इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से या म्यांमार से आते हैं उनको डिटेन करके रखा जाता है। उसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है उनके रेस्पेक्टिव कंट्रीज में। ठीक है, तो हम एक लिबरल कंट्री हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, एक ऐसे कंट्री हैं जो ह्यूमन राइट में बिलीव करता है। तो डिटेंशन का जो पीरियड है बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ये मेक श्योर करती है हमारी जो जुडिशरी। ठीक है, कि आप पहले आप प्रोसीजर बना लो ना कि उनको डिपोर्ट कैसे करना है, उसके बाद उन्हें डिटेन करो। ठीक है, या फिर डिटेन करने के बाद आप अपने डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है उसको इतना शार्प करो, इतना फास्ट फॉरवर्ड कर दो कि आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक किसी भी फॉरेन नेशनल को डिटेन करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था। 270 लोग, 270 लोगों को जो फॉरेन नेशनल है, प्रूव भी हो गया था फॉरेन ट्रिब्यूनल में, प्रूव हो गया था कि ये फॉरेन है, इलीगल इमिग्रेंट है और इनको डिपोर्ट करना है। इनको असम गवर्नमेंट ने मैतिया जो ट्रांजिट कैंप है वहाँ पे डिटेन करके रखा था एंड अभी तक इन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया। इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट मांगा था असम की गवर्नमेंट को, जिसको पेश करने में सुप्रीम कोर्ट के सामने असम की जो गवर्नमेंट है वो फेल रही। और जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट भी किया गया उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन कोट की गई। इसी वजह से इन्होंने क्या बोला है, डिफेक्टिव अपेक्स कोड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सेज दैट द एफिडेविट सबमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाज डिफेक्टेड फॉर नॉट गिविंग रीजंस फॉर डिटेनिंग 270 फॉरेन नेशनल एट मैतिया ट्रांजिट कैंप, स्टेप टेकन फॉर द डिपोर्टेशन। ठीक है, तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा नाराज है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फॉरेन नेशनल है, क्या फ़र्क पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को? देखो, सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली में, सुप्रीम कोर्ट की जो मेन जॉब है वो क्या है? क्या बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को? गार्जियन। किस चीज का गार्जियन बोला जाता है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रोटेक्टर भी बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरह से इंटरप्रेट करना ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होने के नाते, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर होने के नाते, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर होने के नाते सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उनको लिटरली फॉलो किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा, ये मेक श्योर करना सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमारा जो चैप्टर 3 है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स देके रखे हैं। तो इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो इंडियंस के साथ साथ फॉरेन नेशनल्स को भी दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, व्हाट इज द आर्टिकल 14? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 20, 21 किस रिगार्डिंग है? राइट टू लाइफ के रिगार्डिंग है, या फिर
गिरफ्तारी से बचने के लिए, इसके रिगार्डिंग है। तो बहुत सारे जो प्रोविज़न हैं फंडामेंटल राइट में जो फॉरेन नेशनल्स को भी दिए गए हैं। अब जब किसी फॉरेन नेशनल्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा इंडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर पिक्चर में आएगा ही ना, ठीक है। और लोगों को डिटेन करके रखा हुआ है मैतिया ट्रांजिट कैंप पे, ये क्या है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। दैट इज़ वाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है असम गवर्नमेंट के ऊपर, कि भाई आप एक तरह से उन लोगों के जो फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोवाइड करता है, आप उनका वायलेशन कर रहे हो, आप ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हो। दैट इज़ वाई जो असम के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको समन किया गया है ना, टू प्रोवाइड प्रॉपर रीजन फॉर द डिटेंशन ऑफ 270 इलीगल इमिग्रेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP, ठीक है। तो इस स्कीम ने सक्सेसफुली अपने 10 साल पूरे कर लिए। 22 जनवरी 2015 को, ठीक है, इस स्कीम को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। कहां पे इनॉग्रेट किया गया था? पानीपत, हरियाणा। ठीक है, तो अब इसके कल 10 साल पूरे हो गए, तो इसके क्या प्रोग्रेस की, इस स्कीम से क्या क्या बेनिफिट हुए, क्या क्या आउटकम्स निकल के आए, इस पर जो पूरी गवर्नमेंट है उसने अपने ओपिनियन रखे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड आपके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा साहब, ठीक है। तो उन्होंने अपने अपने परसेप्शन रखे इसको लेके, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको एक सफल स्कीम बताया कि एक सक्सेसफुल स्कीम है। इसने पूरे इंडिया में जो सेक्स रेशियो है उसको इंक्रीज किया है, खास करके हरियाणा जहाँ सेक्स रेशियो कभी 2015 से पहले 2015 से पहले 834 हुआ करता था, आज वो बढ़ के अब 900 हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है उसको भी इसने इंक्रीज किया है, ठीक है। और इसके अलावा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के अलावा जो वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट, क्या समझा जाता था? वुमेन को एक सेकेंडरी सिटीजन है ना, कि जो लड़कियां उनको कमाना नहीं चाहिए, शादी कर देना चाहिए, इस तरह के स्टीरियोटाइप इस स्कीम ने सक्सेसफुली तोड़े हैं। दैट इज़ वाई जो करंट गवर्नमेंट है इस स्कीम को, अपनी जो फ्लैगशिप स्कीम है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। कुछ डेटाज भी रखे गए हैं, जो डेटा 2015 में जो सेक्स रेशियो 918 हुआ करता था, वो बढ़ के 2023-24 में कितना हो गया है? 930, यानी कि 12 बढ़ गया है, यानी कि 918 से बढ़ के कितना हो गया है? 930। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनका एजुकेशन में जो पार्टिसिपेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन में पार्टिसिपेशन, वो 75.51% से बढ़ के 78% हो गया है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है ना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मतलब हॉस्पिटल में जो डिलीवरीज हो रही हैं, उनका जो परसेंटेज है वो 61% से, पहले 61% होता था 2015 से पहले, एंड अब 97.3% जो डिलीवरीज हैं वो आपकी कहाँ हो रही हैं? हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। तो दैट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर द बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो दैट इज़ वाई जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसको सेलिब्रेट कर रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है MSP से रिलेटेड, और जो इंडियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसने जूट का जो MSP है उसको बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? पिछले साल के कंपैरिजन में 315 रुपीज़ पर क्विंटल, ठीक है। और ये बढ़ के कितना हो गया है? 5650 एक क्विंटल, यानी कि अब एक क्विंटल के लिए आपको कितना पे मिलेगा? MSP मिलेगा 5650 रुपये, ठीक है। इसको बढ़ाने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। ये क्यों बढ़ाया गया है MSP को? क्योंकि जूट का एक अपना कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से देखो तो लगभग 40 लाख लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नॉट पर्सन, फैमिलीज को, है ना, 40 लाख फैमिलीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है? जॉब प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो जूट की जो खेती है, एग्रीकल्चर है, वो भी क्या हो रही है?
डिक्लाइन होती जा रही है। तो उस खेती को बूस्ट देने के लिए, उस एग्रीकल्चर को, जूट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी, है ना, इस एमएसपी में क्या करा गया है, इंक्रीजमेंट किया गया, ताकि लोग मोटिवेट हों। क्या होता है जूट के साथ में प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत सारी जो जूट होती है प्रोडक्शन के टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो लोग बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं जूट के प्रोडक्शन के लिए या फिर जूट के एग्रीकल्चर के लिए। बट जब उन्हें अच्छा प्राइस मिलेगा एंड उन्हें बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक सिक्योरिटी रहेगी कि अगर मार्केट प्राइस डाउन भी हो जाता है तब भी सरकार आपको एक स्टैंडर्ड प्राइस देने वाली है, तो जो फार्मर्स होते हैं उनका ये एक फियर जो होता है दूर हो जाता है एंड वो जूट का एग्रीकल्चर करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है ये एमएसपी। अगर बात करें एमएसपी, इसके पीछे बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं। क्या होता है ये एमएसपी? ठीक है, तो एमएसपी स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखो सिंपल, अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बोलें इसको, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो ये एक ऐसा प्राइस है, ठीक है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, किसी भी क्रॉप के लिए, ठीक है, कोई भी प्राइस एक्स है, ठीक है। और गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कहने का कि देखो कोई भी इस प्राइस से नीचे फसल को नहीं खरीदेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को नहीं खरीदेगा। अगर फसल को इससे कम प्राइस पे खरीदा जा रहा है उस टाइम पे, तो आप डायरेक्टली मार्केट में मत जाइए, आप मार्केट को प्राइस मत बेचिए, आप हमारे पास आइए, हम आपको इतना पे करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के क्या करता है, एक हाई प्राइस सेट करके रखता है, एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट करके रखता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। कौन डिसाइड करता है इसको? ठीक है, सीएसीपी, ठीक है। सीएसीपी एक गवर्नमेंट की बॉडी है जिसको 1964 में बनाया गया था और इसका सिर्फ एक ही काम है, जो एमएसपी है, एग्रीकल्चर का जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसको एवेल्यूएट करके उनके प्राइसेस को डिसाइड करना। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो क्या डिसाइड करते हैं कि कितना, है ना, किसी भी एग्रीकल्चर में कितना कॉस्ट जा रही है, उसी बेसिस पे एक मिनिमम जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो डिसाइड किया जाता है कि इस प्राइस पे इसको खरीदा जा सकता है। सीएसीपी डिसाइड करता है, बट इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? ठीक है, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये रिकमेंड करते हैं, बस बता देंगे कि इतना रखना चाहिए, है ना। एट द एंड ऑफ द डे कौन डिसाइड करता है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। कौन होता है इस कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर में? इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर होता है। तो बहुत सारी एंटिटीज होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं, और जो CACP जो रिकमेंडेशन देता है उस पर एक फाइनल डिसीजन ये कमेटी लेती है। तो फाइनली इन्होंने ले लिया है ना, CACP के रिकमेंडेशन को, MSP के रिकमेंडेशन को इन्होंने मान लिया है, और जो जूट का जो प्राइस है पर क्विंटल वो इंक्रीज कर दिया है 315 रुपीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है नेशनल हेल्थ मिशन से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, पूरे इंडिया को हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक रिव्यू कमेटी बनाई थी, और उस रिव्यू कमेटी का काम था कि पिछले 3 सालों में नेशनल हेल्थ मिशन ने कैसा काम किया है, इस पर एक रिपोर्ट पेश कीजिए आप। तो अभी है ना, कल ही जो सेंटर की उस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने रखी, और कंक्लूजन में ये बताया कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसने हमारे जो इंडिया की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ कंसर्न्स है, उसको बहुत हद तक, बहुत लिमिट तक क्या कर दिया है, कम कर दिया है। और इस तरह से जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो एक सक्सेसफुल मिशन है, ठीक है। तो जब इनसे पूछा गया कि भाई कैसे हमारे हेल्थ कंसर्न्स को बहुत कम कर दिया है नेशनल हेल्थ मिशन ने, तो इन्होंने बहुत सारे पॉइंट बताए थे। इन्होंने बताया कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, ठीक है,
वो डिक्लाइन हो गया है भाई 83% डिक्लाइन हुआ है 1990 से लेके अब तक। यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डिलीवरी होती है, तो जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो क्या होती है, बहुत सारी जो माताएं होती हैं, बहुत सारी जो फीमेल होती हैं, वो उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी बोला जाता है। ठीक है, और इसको निकाला जाता है किस पे, पर 1000। ठीक है, यानी कि 1000 औरतों ने, है ना, अगर डिलीवरी के टाइम डिलीवरी हुई 1000 औरतों की, 1000 औरतों की, तो उसमें कितनी औरतों की डेथ हुई, इसी बेसिस पे निकाला जाता है MMR, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो ये 83% तक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। ठीक है, 83% है ना, एक ह्यूमंगस परसेंटेज अमाउंट है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि नॉट ओनली बीमारियों को कर्व कर रहा है ये, इसने हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसको भी बहुत डिक्रीज कर दिया। क्या हुआ करती थी हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2014 में 39 पर 1000, यानी कि 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं अगर, तो उसमें से तो 39 होते थे वो क्या हो जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। अब ये गिरकर कितना हो गया है, 28 हो गया है। तो इसमें भी बहुत डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अगर बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट की, ठीक है, यानी कि पर पर्सन या पर फीमेल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसको भी डिक्रीज करने में एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है इसने, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2015 में 2.3 था, वो 2020 में 2020 में घट के कितना हो गया है, 2% हो गया है। यानी कि जो हमारा टारगेट था TFR का, टोटल फर्टिलिटी रेट का, तो 2% का, वो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू अचीव कर लिया गया है। ठीक है, तो ये एक डेटा है ना, जो प्रूव करता है कि कैसे नेशनल हेल्थ मिशन ने हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है ना, उसको न सिर्फ इम्प्रूव किया है, बल्कि बहुत अच्छे से जो हमारे इंडिया में हेल्थ इश्यूज हैं उनको टैकल करने में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अलावा not only from health perspective but also from employment perspective, national health mission is a successful flagship scheme of government of India। ये डेटा पब्लिश किया गया है कमेटी के द्वारा। इन्होंने बोला है कि 2021 एंड 2022 फाइनेंशियल ईयर में जो नेशनल हेल्थ मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन फैसिलिटेटेड द इंगेजमेंट ऑफ 2.69 लाख एडिशनल हेल्थ केयर वर्कर्स। यानी कि 2021-22 में कितने लोगों को फैसिलिटेट किया इन्होंने, एकोमोडेट किया, रोजगार दिया, 2.69 लाख लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, है ना। ये सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर को, जिनमें कौन कौन थे, जनरल ड्यूटी, मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट, स्टाफ नर्सेज, आयुष डॉक्टर, है ना, एंड एलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, इसके अलावा इतने लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट दिया ही दिया, इसके साथ साथ 90,740 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को भी हमारे हेल्थ सेक्टर ने एकोमोडेट किया। इसके अलावा अगर बात करें 2022 से 2023 के बीच की, तो ये आंकड़ा बढ़ के कितना हो गया, 4.21 लाख, जो 2.69 लाख था वो 2023 में बढ़ के कितना हो गया, 4.21 लाख हो गया। और जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर में कितने थे, 90,000 के अप्रॉक्स थे, वो बढ़ के कितने हो गए, 1.29 लाख हो गए बढ़ के। ठीक है, अगर बात करें 2023-2024 के आंकड़ों की, तो ये आंकड़ा जो है वो बढ़ के कितना हो गया, 1.38 लाख CHOs। ठीक है, यानी कि जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। तो नॉट ओनली हेल्थ इश्यूज बट ऑल्सो नेशनल हेल्थ मिशन ऑल्सो टैकलिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट इशू। तो एक सक्सेसफुल स्कीम है। कब शुरू किया गया था इस नेशनल हेल्थ मिशन को, 2005 में। इसके 2 सेक्शन हैं, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि 2005 में शुरू किया गया था इनिशियली, एंड NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो कि 2012 में कंसेप्चुलाइज किया गया। और दोनों अभी भी क्या कर रहे हैं, सक्सेसफुली अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है रिव्यू कमेटी की, उससे रिलेटेड न्यूज है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है वो रिलेटेड है जियो पॉलिटिक्स से, इंटरनेशनल अफेयर से। सीधे सीधे ट्रंप ने पुतिन को बोला है कि आप या तो अब वॉर रोक दो, आओ बैठ के बातें करते हैं, ठीक है, यूक्रेन इशू पे, या फिर मैं आप पे और ज़्यादा टैरिफ लगा दूंगा।
ठीक है। एज वी नो, हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें बोला था कि जब मैं आऊँगा तो रशिया यूक्रेन वॉर को विद इन 24 आवर एंड कर दूंगा। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपने उसी प्रॉमिस वाले मोड में है और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया को। तो मोस्ट प्रोबेबली सैंक्शन की नौबत, टैरिफ की नौबत नहीं आने वाली है। रशिया बस बेट में ही बैठा था, बस डोनाल्ड ट्रंप का ही इंतजार कर रहा था। एंड ये वॉर अब जल्दी ही खत्म हो जाएगी। रिजल्ट सबको पता है, इस वॉर का रिजल्ट क्या होने वाला है। देखो, जो टेरिटरी इन्होंने जीत के रखे हैं रशिया ने, वो तो कभी यूक्रेन को वापस नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है, अब जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होगी, जब मीटिंग होगी, तो उसमें जब ये एजेंडा, जब सो कॉल्ड यूक्रेन डील, जब इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट देंगे डोनाल्ड ट्रंप कि देखो, जो तुमने जीत लिया है यूक्रेन से वो आप रखो, एंड यूक्रेन को बोलेंगे कि भाई जो तुम्हारे पास रह गया ना वो आप उसको बचा के रखो। ठीक है, अगर रशिया इस चीज़ को नहीं मानता है, डील को नहीं मानता है, तो डोनाल्ड ट्रंप रशिया पे टैरिफ लगा देंगे। और अगर यूक्रेन इस डील को नहीं मानता है तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या करेंगे, जेलेंस्की को कहेंगे कि तुम्हें वेपन देना बंद कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा है ना, तभी डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि बहुत ईजी है इस वॉर को रुकवाना, बट कोशिश नहीं की गई हमारी तरफ से। ठीक है, तो दोनों को ये डील देने वाले हैं, है ना। रशिया को देंगे कि आप जितने आपने जो जीत लिया वो आप अपने पास रखो, ठीक है, एंड जेलेंस्की को बोला जाएगा कि आपके पास जो बचा है आप उसको रखो, एंड वॉर को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इस तरह की जो है धमकियां दी जा रही हैं एक दूसरे की तरफ से। चलिए नेक्स्ट, पनामा कैनाल। 20 जनवरी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ लिया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो उन्होंने पनामा कैनाल को लेके बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाए और एक थ्रेट भी दिया कि भाई देखो, पनामा कैनाल जो हमने बनाई है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर रहा है कौन, चाइना। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप यहीं पे नहीं रुकते हैं, वो बोलते हैं कि हम मेक श्योर करेंगे कि पनामा कैनाल पे दोबारा से यूएसए का कंट्रोल हो। ठीक है, इस बात को लेके पनामा हो गया बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, एंड पनामा ने यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उनको लिखा है एक लेटर, और उन्हें यूनाइटेड नेशंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, यूएन चार्टर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनका ध्यान दिलाया कि देखो भाई, अगर यूएस हमारे साथ ऐसा कुछ करता है, पनामा कैनाल को, है ना, सीज करने की कोशिश करता है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इस तरह की रिक्वेस्ट की गई है। बट क्या डोनाल्ड ट्रंप इससे रुकने वाले हैं? नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि देखो, अगर आप पनामा कैनाल का, है ना, रूट देखो, ये क्या करती है, ये दो कंट्रीज को नहीं, दो कॉन्टिनेंट को नहीं, ये जोड़ती है दो ओशंस को, यहाँ से गुजरती है ये। और इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, अटलांटिक ओशन, और इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चाइना है कहीं, यहाँ कहीं चाइना है, चाइना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है इसका। चाइना सीधे सिंपल आता है यहाँ से इस कैनाल के थ्रू, साउथ अमेरिका चला जाएगा, यूएसए चला जाएगा, कनाडा चला जाएगा, यूरोप चला जाएगा। अगर ये रूट नहीं होता चाइना के पास में, तो उसे मलक्का स्ट्रेट होते हुए, बे ऑफ बंगाल होते हुए, है ना, फिर एक लॉन्ग रूट फॉलो करते हुए तब वो कहीं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पहुंच पाता। तो चाइना इसका इस्तेमाल कर रहा है और इससे बहुत ज़्यादा है ना बेनिफिट भी ले रहा है। दैट इज़ भाई, डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक है कि भाई अब मैं इसका इस्तेमाल चाइना को नहीं करने दूंगा। और अगर बात करें पनामा कैनाल की, तो पनामा कैनाल को बनाया किसने था, यूएसए ने ही बनाया था अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, 1999 तक, है ना, ये यूएसए के कब्जे में ही रहा, यूएसए के कंट्रोल में ही रहा। बट बाद में क्या हुआ, यूएसए ने 1999 में ये पनामा को ही दे दिया कि भाई आपके कंट्री में आप ही से रखो, है ना। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने 1999 में दे तो दिया, बट पनामा ने क्या किया, पनामा ने इसे चाइना का टूल बना दिया। चाइना जितना बेनिफिट इससे ले रहा है, हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। सो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको सीज करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। फिलहाल रिपोर्ट ये है कि जो पनामा के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है टू सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस, और उन्हें बताया है कि इन फ्यूचर अगर यूनाइटेड स्टेट अगर कोई ऐसा एक्शन लेता है तो आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे इससे। ठीक है, तो ये रही आज के द हिंदू की जो मेन न्यूज़ हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।